हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हडिया एजुकेशन। दोस्तों, कल हम सभी लोगों ने आरसीसी के इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि आरसीसी किन किन मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि आरसीसी जो हमारा है वो रेनिफोर्समेंट और कंक्रीट से मिलकर बना हुआ था, जिसमें हमने समझा था कि कंक्रीट के कौन कौन से गुण होते हैं, और उसमें हमने ये भी देखा था कि रेनिफोर्समेंट के कौन कौन से गुण होते हैं। तो दोनों के गुणों को हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो है टाइप ऑफ रेनिफोर्समेंट क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिए थे। और उसमें हमने देखा था किस प्रकार से रेनिफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका शेप क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चाएं कर ली। आरसीसी जब इन मटेरियल से मिलकर आरसीसी बना, तो आरसीसी में कौन कौन से जो है गुण और दोष उत्पन्न हुए, क्योंकि जो है जब इन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है तो इसमें कुछ न कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आरसीसी में कौन कौन से गुण होते हैं। मेरिट्स ऑफ आरसीसी माने आरसीसी के गुण। आरसीसी क्या है? एक निर्माण पदार्थ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीसी का प्रयोग हम क्या करते हैं, संरचना का निर्माण, ढांचा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आरसीसी क्या है? एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिससे जो क्या करता है, तनन व संपीड़न माने कंप्रेसिव और टेंशन दोनों भारों को क्या कर सकता है, आसानी से सहन कर सकता है। अर्थात दोनों के लोड को आसानी से, ये कंप्रेसिव और टेंशन दोनों के लोड को बियर कर सकता है। उसके बाद आरसीसी की आयुकाल क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि जो आरसीसी जो मटेरियल होता है उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है उसका समय के साथ, तो इसलिए इसकी आयुकाल क्या होती है, उसी तरीके से बनी होती है। तो इसकी आयुकाल क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? आरसीसी क्या होता है? आपकी अग्निरोधी होती है। आरसीसी पर जो है वो आग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या होती है? धन प्रतिरोधी भी होती है, माने इस पर ध्वनि का क्या होता है, प्रभाव बहुत कम पड़ता है। आप कह सकते हैं ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मौसम प्रभाव मुक्त होता है, इस पर मौसम का भी प्रभाव नहीं होता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, किसी भी प्रकार का मौसम का प्रभाव जो होता है जो है आरसीसी पे नहीं पड़ता है। इसलिए हमने क्या करते हैं, आरसीसी का जो है निर्माण कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसकी आयुकाल क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा हमने आपको बताया ये जल रोधी होता है। यह अपारगम्य परत बनाता है। आप कह सकते हैं जो आरसीसी मटेरियल होता है, अगर उसमें आप पानी गिराते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपका फर्श पक्का है, अगर हम उस पर क्या करते हैं, पानी गिराते हैं, तो फर्श पे जो पानी क्या होता है, फैल जाता है, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है। यदि उसी पे आप क्या करिए, वही पानी अगर आप मिट्टी पे गिराएंगे तो मिट्टी से क्या होगा, पानी धीरे धीरे प्रवेश करके अंदर चला जाता है, जबकि जो है फर्श पर पानी नहीं प्रवेश करता। इसका मतलब ये है कि जो है ये हमारी किसकी बनी हुई है? कंक्रीट, आरसीसी की बनी हुई है। तो आरसीसी पर पानी का प्रवेश नहीं हो पाता, इसलिए आप कह सकते हैं कि आरसीसी क्या है? जल रोधी है। कीट मुक्त होता है। आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि किसी भी बीम पर क्या हो गए, कीड़े लग गए। आपने सुना होगा कि लकड़ी में दीमक लग गई, तो लकड़ी में दीमक लग सकती है, लेकिन आरसीसी का बना हुआ अगर कोई बीम है या कॉलम है तो उस पर किसी भी प्रकार के कीट मकोड़े नहीं लग सकते हैं। वह कुचालक होती है। आरसीसी क्या होती है? कुचालक होती है। अर्थात आरसीसी पे जो है विद्युत का प्रभाव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, जो है विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कह सकते हैं ये कुचालक होती है। तो ये सारे क्या हैं? आरसीसी गुण हैं। इसको आप चाहे तो एक एक लाइन से भी लिख सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा लंबा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आरसीसी अग्निरोधी होती है, फिर अलग लाइन में लिखेंगे आरसीसी ध्वनि प्रतिरोधी होती है, फिर अलग लाइन में लिखेंगे आरसीसी मौसम प्रभाव मुक्त होती है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? आरसीसी आपकी भूकंप रोधी होती है, माने भूकंप आने पर भी इस पर आरसीसी पर स्ट्रक्चर पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले हम क्या करते थे, कच्चे मकान बनाते थे, मिट्टी का मकान जो होता था भूकंप आने पे क्या होता था, गिर जाता था। या ईंट की ही हम क्या करते थे, जब गारा ईंटों की चिनाई से हम क्या करते थे, जब भवन बनाते थे तो भूकंप आने पर क्या होता था, वह ढह जाता था, कोलैप्स हो जाता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, आरसीसी स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। तो इसलिए क्या होता है, भूकंप रोधी होता है। आरसीसी के कार्य की आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, निश्चित आकार में इसे ढाल सकते हैं। माने जिस
साँचा का भी आप बनाना चाहते हैं, जिसका भी रूप आप देना चाहते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, आप उस साँचे का साँचा बनाइए और उसमें क्या करिए, कंक्रीट और जो है रेनिफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, आरसीसी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। तो आप इच्छित आकार से क्या कर सकते हैं, आरसीसी का रूप दे सकते हैं। जिस तरीके से आपकी आवश्यकता हो उसी आकार में आप क्या कर सकते हैं, आरसीसी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने देख लिया कि जो है आरसीसी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, अर्थात आरसीसी के कौन कौन से गुण होते हैं, ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर आरसीसी में ये सारे गुण हैं तो इसके कुछ दोष भी होंगे। तो आइए जानते हैं कि आरसीसी में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि आरसीसी के गुणों को हमने देख लिया। हम जानते हैं कि आरसीसी के गुण की अपेक्षा इसके दोष बहुत कम है, फिर भी हम देख लेते हैं कि आरसीसी में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो डीमेरिट्स ऑफ आरसीसी को समझते हैं। तो आरसीसी की दोष क्या है, तो आरसीसी संरचना का निर्माण हमेशा जो है प्रशिक्षित श्रमिक से करवाना चाहिए। माने भी आप जो भी मिस्त्री का यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा सिविल इंजीनियर के देखरेख में ही क्या करिए, किसी भी भवन का निर्माण आप कराइए, किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करवाइए। दूसरा दोष क्या है आपका, आरसीसी संरचना क्या होती है, भार अधिक होता है। आरसीसी संरचना का जो भार होता है अर्थात जो स्ट्रक्चर होता है उसका भार बहुत अधिक होता है, ठीक है। उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है आपका, आरसीसी की संरचना को फेरबदल करना कठिन होता है। अगर आपने क्या किया है, एक बार आरसीसी स्ट्रक्चर को किसी शेप में ढाल दिया है, अब आप चाहते हैं कि हम क्या करें, उस स्ट्रक्चर को बदल दें, या सही जो है आपने बीम ढाली है वो बीम सही नहीं बनी है, आप सोचते हैं कि अब हम उस बीम को क्या करें, बदल दें। देखिए, एक बार जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें फेरबदल करना जो है बहुत समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए आप जो है, इसीलिए कहा गया है ना, पहले ही कह दिया हमने भाई कि प्रशिक्षित श्रमिक का ही प्रयोग करें, क्योंकि एक बार अगर आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक, फेरबदल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आरसीसी का मलबा मूल्य शून्य होता है और स्ट्रक्चर एक बार खराब हो जाता है, ठीक है, उसी का मूल्य शून्य हो जाएगा, कोई उसे खरीदेगा नहीं, कोई आपसे जो है लेकर जाएगा ना, आप वहाँ कहीं बेच नहीं सकते हैं बाजार में। तो आरसीसी का स्ट्रक्चर मूल्य क्या होता है, मलबा मूल्य शून्य हो जाता है। अगर आरसीसी के कहीं आपका जो है भवन खराब हो गया, आपने मकान बनाया और मकान क्या हो गया, गिर गया, तो उसमें जो भी जितने भी मटेरियल थे वो सारे मटेरियल खराब माने जाएंगे, कोई भी उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, वो यूजलेस होते हैं। आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि आरसीसी स्ट्रक्चर का जो मलबा मूल्य होता है वो यूजलेस होता है, उसका प्रयोग आप जो है कहीं कर नहीं सकते, ठीक। दूसरा, आरसीसी के निर्माण का खर्च अधिक आता है। जब आरसीसी में आप देखेंगे, क्योंकि इसमें मटेरियल जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसमें खर्च क्या होता है, बहुत अधिक आता है। दूसरा, आरसीसी का परिवहन नहीं किया जा सकता। आरसीसी को हम क्या कर सकते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज यहाँ पर मकान बनाया है, ठीक है, आप सोचते हैं कि अब जो है ये मकान को हम वहाँ पर लेकर जो है चले जाएं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत भारी होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जाया जा सकता। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अस्थायी संरचना का निर्माण करता है। ये चीज हमने नहीं लिखा है, ये आप लिख लेंगे कि आरसीसी संरचना एक अस्थायी संरचना है, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे पॉइंट क्या थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि डिमेरिट्स ऑफ आरसीसी हैं, आरसीसी के दोष हैं। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं कि जो है जब हम आरसीसी का जो है डिजाइन करते हैं, अर्थात आरसीसी का प्रबलित कंक्रीट का अभिकल्पन करते हैं, तो वो किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेथड का हम प्रयोग करते हैं। तो आरसीसी को डिजाइन करने के लिए जो है अभी तक केवल 3 मेथड का प्रयोग करते हैं। पहला हम करते हैं लिमिट स्टेट मेथड का, दूसरा हम करते हैं वर्किंग स्टेट मेथड का, और तीसरा हम करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड, आप कह सकते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। तो ये 3 विधियों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया, सबसे पहले जो है हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड का प्रयोग किया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
जिसको हम कहते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि, कार्यकारी प्रतिबल विधि। दूसरा आपका होता है अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको हम कहते हैं चरम भार प्रतिबल, चरम भार विधि। और तीसरा आपका होता है लिमिट स्टेट मेथड, जिसको हम कहते हैं सीमांत विधि। तो ये तीन विधि हैं, अर्थात डिजाइन आरसीसी डिजाइन के तीन मेथड हैं जिनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो है वर्किंग स्टेट मेथड और जो है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, इसमें हम अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में आपको बताएंगे, जो आपको इस मेथड से आपको डिजाइन नहीं करना है, आपको वर्किंग स्टेट मेथड को जानना है, उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड से। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, एसएससी जेईई वगैरह में एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय जो है आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व करेंगे, ना कि वर्किंग स्टेट मेथड से। क्योंकि आपको समझने के लिए ही केवल क्या किया जाएगा, वर्किंग स्टेट मेथड। क्योंकि वर्किंग स्टेट मेथड आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप लिमिट स्टेट मेथड को समझ जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग स्टेट मेथड के बारे में जानना है, उसके बाद जो है लिमिट स्टेट मेथड। तो अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर है। वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर है, पहले हम इनके अंतर को समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्किंग स्टेट मेथड को हम WSCM के नाम से भी जानते हैं और जो है लिमिट स्टेट मेथड को LSCM के नाम से भी जानते हैं। WSCM और जो है LSCM दोनों की जो है, मान लीजिए दो कमेटियां थी, अलग अलग कमेटियां थी, और जो है इन दोनों कमेटियों की बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया जो है वर्किंग स्टेट मेथड की तरफ से अपने विचार रखे गए और लिमिट स्टेट मेथड की तरफ से अपने विचार रखे गए। दोनों की तरफ से अपने अपने विचार रखे गए। देखिए, आइए जानते हैं कि इनके विचार क्या क्या थे। इनका जो है वर्किंग स्टेट मेथड वालों ने कहा कि यह विधि यांत्रिक के समान नियम पर आधारित है। उन्होंने कहा जो हमारी विधि है वो यांत्रिक के समान नियमों पर आधारित है, इसकी जो गणनाएं हैं वो सरल है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड वालों ने कहा कि जो है हमारी जो गणनाएं हैं वो प्रेक्षण के आधार पर ली गई है, आपकी जो गणनाएं हैं वो यांत्रिकी के आधार पर ली गई है। तो इन्होंने कहा, LSCM ने कहा कि हमारी जो गणनाएं हैं वो प्रेक्षण के आधार पर व आंकड़े के अनुसार ली गई हैं, जबकि आपका जो है प्रेक्षण के आधार पर न, जबकि अनुमानित यांत्रिक विधि के अनुसार जो है आपकी गणनाएं निकाल ली गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर था। दूसरा पॉइंट इस पे था कंक्रीट की प्रत्यास्थता, इसमें कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना गया है। WSCM ने कहा कि हमने कंक्रीट को क्या मान लिया है, प्रत्यास्थ मान लिया है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड वालों ने कहा कि कंक्रीट वास्तव में प्रत्यास्थ है ही नहीं, आपने मान कैसे लिया। ठीक, उन्होंने कहा कि कंक्रीट विफल होने की पूर्व प्रत्यास्थ में होती है, माने विफल होने की पूर्व क्या होगी, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, और जैसे ही विफल कंडीशन में वो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, सुगठ अवस्था में चला जाएगा। अर्थात कंक्रीट वास्तव में क्या है, वास्तव में आपका प्रत्यास्थ नहीं है, आपने तो गलत मान लिया है। ठीक है, और देखिए WSCM में क्या क्या गलतियां हैं ये भी सामने आ रही हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात हुक के नियम का पालन करता है। WSCM ने कहा कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हुक के नियम का जो है पालन करता है, जैसे जैसे हम उसमें प्रतिबल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, विकृति का मान बढ़ता है। जो है LSCM ने कहा, लिमिट स्टेट मेथड वालों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। उन्होंने कहा कि इसमें इस सीमांत अवस्था में विधि जो है हुक के नियम का पालन नहीं करता है, माने कहने का मतलब है प्रतिबल बढ़ने के साथ साथ विकृति का मान बढ़ता नहीं है। ठीक, तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। आगे और समझ में आ जाएगा आपको। इन्होंने कहा, नेक्स्ट WSCM ने क्या कहा, उन्होंने कहा कार्यकारी प्रतिबलों को निर्धारित करने के लिए जो भी प्रतिबल इसमें उत्पन्न हो रहे हैं उसको अगर हम आरेख खींचते हैं, ठीक सॉरी निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, सुरक्षा गुणक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सुरक्षा। उन्होंने कहा हम प्रतिबल को जो है सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम सुरक्षा गुणक का प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा आप सुरक्षा गुणक का प्रयोग करते हैं, आप हमसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा गुणक का प्रयोग करते हैं। जैसे कंक्रीट के लिए क्या होता है, सुरक्षा गुणक का मान जो है WSCM ने कितना लिया है, 3 लिया है, और जो है
इस्पात के लिए इन्होंने कितना लिया है, 1.75 लिया हुआ है। जबकि वहीं पर एलएसएम ने कहा कि हम जो है सुरक्षा गुणांक का प्रयोग न करके हमने कम सुरक्षा आपसे गुणांक प्रयोग किया है, इसीलिए हम इसको आंशिक सुरक्षा गुणक के नाम से जानते हैं। अर्थात इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंक्रीट के लिए 1.5 लिया है और इस्पात के लिए 1.15 जो है सेफ्टी फैक्टर लिया है, अर्थात सुरक्षा गुणक का प्रयोग किया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यूएचएम ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रतिबलों का आरेख अगर हम खींचते हैं तो वो एक रैखिक होती है, एक सीधी रेखा में बनती है जिसको त्रिभुजाकार होता है, जिसका आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार। इन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारा क्या होता है, इस तरीके से डायग्राम जो है वो बनता है। इन्होंने इस तरीके से डायग्राम बनाया, जबकि जो है एलएसएम ने कहा कि आपका जो है जो प्रतिबलों का आरेख खींचते हैं वो आपका त्रिभुजाकार नहीं होता है, बल्कि होता कैसे है, वास्तव में अगर आप खींचेंगे तो वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। इस तरीके से आपका आरेख बनता है। ठीक, तो ये जो है आपके 5 पॉइंट। अगले जो है इसके आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कल्पन में मापांक m लिया जाता है जो कि वास्तविक सामर्थ्य से क्या होता है, उसकी वैल्यू अधिक होती है। ठीक, अर्थात आप कह सकते हैं डब्ल्यूएचएम के आधार पर जब हम क्या करते हैं, कंक्रीट का प्रतिबल तथा इस्पात के प्रतिबल को ज्ञात करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मापांक अनुपात की सहायता से, फार्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, मापांक अनुपात की सहायता से निकालते हैं। जबकि एलएसएम क्या करता है, उसे जो है प्रयोग के आधार पर कंक्रीट में प्रतिबल तथा इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल को क्या करता है, ज्ञात करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकल्पन खंड क्या होता है, मितव्ययी नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें देखिए डब्ल्यूएचएम की सहायता से जो भी हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है उस पर क्या होता है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी जब क्या होता है उस पर लोड हमें क्या करना है, कम लगाना है, लेकिन उसके आधार पे लोड के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको बनाने में अधिक मटेरियल खर्च हुए हैं, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को इसीलिए जो है धीरे धीरे समाप्त किया गया, क्योंकि एलएसएम मेथड क्या करता है, वो स्ट्रक्चर छोटा बनाता है, जो है मटेरियल कम खर्च करता है और पैसे की खर्च कम होती है, और लोड क्या करेगा, उतना ही सहन करेगा जितना डब्ल्यूएचएम कर रहा था। तो लोड जब एक बराबर है तो सहन करने जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कम से कम होना चाहिए, अर्थात सेफ कंडीशन में बिना फेल हुए अगर वो जो सहन कर लेता है, हम क्या करेंगे, उसी स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अगर आप समझते हैं कि अगर आप जो है 2 चार्जर खरीदते हैं, एक आपका 500 रुपये का आता है और एक आपका जो है 100 रुपये का आता है, तो आप क्या करेंगे, चार्ज आपको उतने ही समय में, एक ही घंटे में वो भी मोबाइल चार्ज करता है और 1 घंटे में वो भी, दोनों चार्जर क्या करते हैं, 1 घंटे में किसी मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो आप जो है 500 रुपया क्यों खर्च करेंगे जब आपका 100 रुपये में काम हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बहुत अधिक पैसे खर्च होते हैं और जो है इसमें बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एलएसएम विधि का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यूएचएम विधि को नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कर्तन तथा अभिलाख के लिए सीमांत विधि का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, डब्ल्यूएचएम के पास अगर जो भी शेयर फोर्स आ रहे थे, जो शेयर लोड आ रहा था, उसको जो है निकालने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं यूज कर पाए थे। तो इन्होंने क्या किया, सीमांत विधि के द्वारा जो फार्मूला प्रयोग किया जाता था उसी फार्मूले का प्रयोग किया। जबकि एलएसएम ने क्या किया, एलएसएम के पास जो है अपना कर्तन बल निकालने के लिए फार्मूला था, लेकिन इनको डिफ्लेक्शन निकालने का अर्थात विक्षेप निकालने का फार्मूला नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि जो है वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड वालों ने क्या किया था, विक्षेप निकालने का फार्मूला प्रयोग किया था। तो इन्होंने उस पर रिसर्च किया, इन्होंने उस फार्मूले को समझा, इनको लगा कि डब्ल्यूएचएम ने जो फार्मूला निकाला है वो सही है, इसलिए उन्होंने उसके जो है दिए गए फार्मूले का प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्तन का जो फार्मूला जो है वो एलएसएम से लिया और जो है एलएसएम ने क्या किया, जो है वर्किंग स्ट्रेंथ के जो है विक्षेप वाला फार्मूला इन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें समय के साथ उत्पन्न होने वाले दोष को जो है अर्थात
नेक्स्ट है इसमें खंड काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें कंक्रीट अधिक खर्च होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि ये बड़े स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें खपत जो है मटेरियल की ज़्यादा होती है और पैसे भी क्या होते हैं, अधिक खर्च होते हैं। जबकि आपका एलएसएम में क्या होता है, इसका खंड जो है एक सामान्य होता है, इसमें मटेरियल कम खर्च होता है, पैसे कम खर्च होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं ये मितव्ययी खंड होता है और ये आपका मितव्ययी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इसमें समय के साथ उत्पन्न दोष को ध्यान नहीं दिया जाता है। माने समय के साथ जो भी दोष आ रहे हैं, जो भी क्रैकिंग आ रही है, जो भी दरारें आ रही हैं स्ट्रक्चर में, जो भी कोलैप्स आ रहे हैं, जो भी क्रीपिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, समय के साथ जो है WSM ने क्या किया, एक बार स्ट्रक्चर बना दिया उसके बाद छोड़ दिया, कभी भी उस पर अध्ययन करने नहीं गए कि समय के साथ उसमें कौन कौन से जो है प्रभाव पड़ रहे हैं, कितने दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जबकि एलएसएम क्या करता है, एलएसएम जो है समय के साथ जो है उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखता है कि वो उसमें कहीं दोष तो नहीं आ रहा है, जो भी दोष आते हैं उस पर अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात वो दोष को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या रहा, WSM और LSM में दोनों में हमने अंतर समझा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही आपको बताएंगे। अगले जो है आगे लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे की टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप जो है इसे लाइक करिएगा और जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सारे जो है स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक, तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।